नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में सभी टेक्निकल स्टूडेंट का अभिनंदन करता हूँ। हम एसी थ्योरी में कल प्रतिरोधी परपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परपथ देख रहे थे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा। उसमें मैंने आपसे कुछ ये कहा कि आप जो है एक तो जो धारा प्रवाह है एसी परपथ में वो किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मैंने आपको 5 कारक बताए। पहला, आपको डीसी प्रतिरोध बताया, हल्का सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। इसमें मैंने बताया कि डीसी प्रतिरोध यानी कि जब ओम मापी से कोई प्रतिरोध नापा जाता है तो वो डीसी प्रतिरोध होता है और हमारी एसी सतह पर चलती है और डीसी जो है अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रवेश करती है। तो जब डीसी प्रतिरोध में एसी जाएगी तो उसका चालन क्षेत्र, कंडक्टिविटी फील्ड, कंडक्टिविटी फील्ड वो आपका क्या हो जाता है, कम। ये कंपटीशन में पूछा गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किटों में, एसी सर्किटों में डीसी प्रतिरोध धारा प्रवाह में क्या बाधा डालता है, तो वो चालन क्षेत्र को कम कर देता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, उस शब्द पर हम आज थोड़ी सी खुल करके चर्चा करेंगे, हिस्टेरेसिस या सेथिल। मैंने ये भी कहा था कि चुंबकों में आप BH वक्र पढ़ोगे, हिस्टेरेसिस पास पढ़ोगे, BH वक्र। B यानी फ्लक्स घनत्व, डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। H यानी मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकन बल। तो हिस्टेरेसिस जो है लोह पदार्थों में फ्लक्स घनत्व और धारा घनत्व, फ्लक्स घनत्व यानी कि आपका फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकन बल, जब उनका मान, चुंबकन बल का मान और फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकन बल बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि फ्लक्स घनत्व कितना भी बढ़ाओ या चुंबकन बल कितना भी बढ़ाओ, फ्लक्स घनत्व कितना भी बढ़ाएं, आपके चुंबकन बल का मान स्थिर हो जाता है। इस
स्थिति को आप संतृप्त अवस्था कहते हैं या संतृप्त स्थिति कहते हैं, यानी सैचुरेशन पोजीशन कहते हैं। अब यही जो है ऋणात्मक अक्षों पर देखा जाता है, ऋणात्मक मानों में देखा जाता है, तो फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल साथ साथ बढ़ते हैं। और एक स्थिति इधर भी ऐसी आती है कि चुंबकन बल का मान फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर नहीं बढ़ता, लेकिन जब चुंबकन बल का मान शून्य कर दिया जाता है तो फ्लक्स घनत्व का मान शून्य नहीं होता। उस क्षेत्र को जिसमें चुंबकन बल का मान शून्य पाया जाता है और फ्लक्स घनत्व की जिस अवस्था में मात्रा पाई जाती है, उस क्षेत्र को अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व क्षेत्र कहते हैं। रिड्यूसल मैग्नेटिज्म, रिड्यूसल मैग्नेटिज्म आप इसे कहेंगे। अब देखिए, इस अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण के कारण चुंबकन बल से फ्लक्स घनत्व पीछे रह गया। और शैथिल्य का मतलब होता है, हिस्टेरेसिस का मतलब होता है पिछड़ जाना। तो फ्लक्स घनत्व चुंबकन बल से पिछड़ गया, उस स्थिति को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। और ये जब हमारे लोह पदार्थ में स्थिति होती है तो उस समय आपके उस लोह पदार्थ के आयतन पर, किस पर? आयतन पर, वॉल्यूम पर बार बार चुंबकन और विचुंबकन होता है, जिससे क्षति होती है और उस क्षति को आप हिस्टेरेसिस क्षति या शैथिल्य क्षति कहते हैं। तो इस गुण के कारण भी आपका चालन क्षेत्र और कम होगा। दूसरा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। प्रश्न आया, हिस्टेरेसिस के कारण एसी में प्योर रेजिस्टिव सर्किटों में धारा प्रवाह, करंट फ्लो में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका चालन क्षेत्र कम होगा और प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाएगा। अब जो है तीसरा, मैंने आपको भंवर धारा एडी करंट बताया। ये आपके चक्रीय कंपन करता हुआ फ्लक्स जब एक कोर से दूसरी कोर में जाता है तो प्रेरित धारा के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे तो हम क्या कहते हैं? एडी करंट।
और उस धारा के कारण जो क्षति होती है वो क्षति आपकी एडी करंट लॉस कहलाती है। इसके कारण आपका चालन क्षेत्र कम हो जाता है। चौथा जो आपका कारक है जो प्रभाव डालता है चालन क्षेत्र पर और प्रतिरोध पर, चालन क्षेत्र को कम कर देता है और प्रतिरोध के मान को उस पर पथ में बढ़ा देता है, वो है आपका त्वाच्विक प्रभाव, जिसे स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट कहते हैं। और ये एसी के सतह पर चलने का गुण होता है, तो इसीलिए एसी में इंसुलेशन जो है बिना किए हुए हम उसे लाते ले जाते नहीं। लेकिन इस प्रभाव से हुआ क्या, चालन क्षेत्र कम हुआ और प्रतिरोध बढ़ा। अब पांचवा जो कारक है वो है परावैद्युतिक प्रतिबल, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेस कहा जाता है। तो इसके कारण भी चालन क्षेत्र कम हो जाता है। ये जो 5 कारक हैं ये हमारे एसी के धारा प्रवाह में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में बाधा पहुंचाते हैं। अब आपने देखा कि एडी करंट, तो चुंबकीय फ्लक्स जब एक कोर से दूसरी कोर में लोह पदार्थ में जाता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे एडी करंट कह रहे हैं, और उसके कारण होने वाली क्षति आप क्या कह रहे हैं, एडी करंट लॉसेज। ये हमेशा कोर में होती है। किस में होती है, कोर में होती है। अब ये आप जब ट्रांसफार्मर पढ़ोगे अल्टरनेटर पढ़ोगे और कोई भी आप मशीन पढ़ोगे तो शून्य भार क्षति जो केवल आपके स्टेटर में या आपके आर्मेचर में या आपके जो पोल डीसी में है, जिसे आप जिन पर आप फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो उनमें ये शून्य भार क्षति होती है और वो हैं 2, एक भंवर धारा और दूसरा हिस्टैरिसीस। तो ये कोर में होती है, वो आयतन पर होती है। अब देखिए इसको चूंकि लोह में होती है इसलिए इसको लोह क्षति भी कहा जाता है। तो एक नाम आप जो है शून्य भार क्षति का सुनते हैं, वो कौन सा नाम सुनते हैं, आयरन लॉस, यानी शून्य भार क्षति को आयरन लॉस भी कहा जाता है। ये दोनों ही क्षतियां जिसके कारण होती हैं वो है
चुंबकन धारा। उसके उत्तरदायी कारक तो हिस्टैरिसीस क्षति और एडी करंट या शून्य भार क्षति का निम्न में से उत्तरदायी कारक है। तो कौन सा है? चुंबकन धारा, मैग्नेटिक करंट। अब देखिए, ये तो कल की बातों से जो प्रश्न निकल करके आ रहे थे वो है। अब शुद्ध प्रतिरोधी परपथ में एक बात मैंने ये बताई कि धारा और वोल्टता के बीच कला कोण शून्य होता है और पीएफ यानी कॉस फाई कॉस 0 हो जाने के कारण पावर फैक्टर इकाई होता है। और शक्ति के लिए आप P बराबर VI सूत्र का P बराबर VI cos फाई न कर करके फिर जो ऊष्मन युक्तियां हैं, हीटर है आपका और सारी जितनी भी ऊष्मन युक्तियां हैं, डिवाइस हैं, वो सब में ऊर्जा की खपत और पावर निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमसे वो कहते 230 वोल्ट पर एक हीटर 3 एम्पियर की धारा परपथ से लेता है, एसी परपथ में जोड़ने पर तो उसकी द्वारा की गई जो है पावर, कंज्यूम की गई पावर की गणना करो। तो आप क्या करोगे? सीधा फिर आपको सीधा करना है 230 × 3 यानी 690 वाट। अब जो शुद्ध प्रतिरोधी परपथ है वो पूर्णतः शुद्ध कोई भी नहीं होता। अब आपने इंडक्टर पढ़ा तो इंडक्टर जो आपने पढ़ा उसमें देखा धारा पश्चगामी होती है और प्रेरकीय युक्तियां जो है वो आपके पीएफ को परपथ के को बिगाड़ देती है। तो शुद्ध प्रेरकीय परपथ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब एक जब युक्ति जुड़ रही है तो श्रेणी क्रम ही होगा, समांतर क्रम उसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि हम श्रेणी और समांतर परपथ भी पढ़ेंगे। इनके जो संयुक्त परपथ हैं उनमें जैसे RL तो वो श्रेणी और समांतर दोनों ही पढ़ोगे आप। अब देखिए कि शुद्ध प्रेरकीय परपथ एक इंडक्टर को जब आपने एसी स्रोत से जोड़ा, एसी स्रोत से आप जोड़ते हैं तो उस स्थिति में वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है। कमेंट्स के द्वारा बताना, मैं इसको निकाल करके बता दूंगा कैसे होता है। तो 90 डिग्री का कलांतर होता है। तो फेज डिफरेंस यानी कलांतर इस सर्किट का कितना होता है? 90 डिग्री, यानी वोल्टता
से धारा लैग कर जाती है, पीछे रह जाती है। तो वोल्टेज इसमें आगे चलती है और करंट इसमें पश्चगामी हो जाती है। इसीलिए ऐसे परपथों का शक्ति गुणा। तो पावर फैक्टर की बात करें तो cos 90 पीएफ की, अगर हम इस सर्किट की बात करें तो cos 90 और cos 90 का मान होता है 0। तो फिर शक्ति की खपत प्योर इंडक्टिव सर्किट में P बराबर वी आई कॉस फाइव। V कितना भी हो, I कितना भी हो, ये कॉस यानी पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, 0। तो शक्ति की खपत भी क्या आई, 0। तो एक शुद्ध प्रेरकीय परपथ शक्ति की कोई खपत नहीं करता। तो प्योर इंडक्टिव सर्किटों में शक्ति की खपत 0 होती है। धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी जाती है, पीछे रह जाती है और आपका पावर फैक्टर 0 हो जाता है। ये एक शुद्ध प्रेरकीय परपथ की विशेषता है। अब आपने एक सर्किट कौन सा पढ़ा, L, इससे पहले पढ़ा R। अब हम इनका संयुक्त परिपथ पढ़ेंगे और उसे कहेंगे RL श्रेणी परिपथ। RL सीरीज AC सर्किट। अब यहां इसको अगर आप समझ गए तो आपको RL श्रेणी, RL समांतर परपथ भी समझ में आ जाएगा और आपको जो है RLC जब हम संधारित्र पढ़ाएंगे उसके बाद RLC, पहले शुद्ध धारतीय परपथ लूंगा मैं और उसके बाद फिर RC और RLC श्रेणी समांतर लूंगा। तो उसमें आप RL परपथ में ये कोई AC स्रोत है और इसमें आपने श्रेणी में एक प्रतिरोध जोड़ दिया और आपने एक इंडक्टर जोड़ दिया और सर्किट आपका कैसा बन गया, R और L। तो जब प्रतिरोध में आएगी तो धारा और वोल्टता इन फेज अवस्था में होंगे। कैसी अवस्था में होंगे, इन फेज में चल रहे होंगे, कला में होंगे, यानी उनके बीच कला कोण 0 चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही करंट, तो यहां देखें हम एक ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं मैं, जिससे बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी बताया था आपको, शक्तियों का ट्रायंगल, तो बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट सूत्र आएंगे।
अब आप ये तो जानते ही हैं कि प्रतिरोध में तो धारा और वोल्टता एक कला में चल रही है, लेकिन जैसे ही अब यहां कौन से सर्किट में हो रहा है, ये रजिस्टिव सर्किट में कला में एक चल रही है, लेकिन जैसे ही इंडक्टर में आए तो 90 डिग्री के कोण पर धारा, इंडक्टर लगाते ही क्या हुआ, आपकी धारा 90 डिग्री लैग कर गई। अब देखिए R यानी प्रतिरोध और L प्रेरक, तो दो बाधा हो गई अब RL परपथ में, एक रेजिस्टेंस और एक जो कल मैंने आपको बताया था XL प्रेरकत्व प्रतिबाधा, प्रेरकत्व प्रतिबाधा, जिसकी गणना करने का फार्मूला आपने देखा था 2πfL ओम। वो जो है XL वो 90 डिग्री के कोण पर है और परिणामी यानी कुल बाधा उस AC परपथ की नेट इम्पीडेंस जिसे आप AC परपथ में Z से व्यक्त करोगे, इम्पीडेंस, वो उसके कर्ण के रूप में प्राप्त होगी। तो यहां इस त्रिभुज में हम ज्यादा लंबा ना खींच करके मैं सीधा आपको उस प्रमेय के आधार पर ही बता देता हूं जो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, कि कर्ण का स्क्वायर यानी Z का स्क्वायर, Z का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये एक RL परपथ में प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रेरकत्व प्रतिबाधा के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब इसमें जो पावर होगी प्रतिरोध के सिरों पर, तो आप जानते हैं वो ट्रू पावर होगी। वो कौन सी पावर होगी? ट्रू, वास्तविक शक्ति। कौन सी शक्ति? वास्तविक शक्ति। जिसका मात्रक बड़ी इकाई के रूप में आप kW और प्रेरक यानी प्रेरकत्व प्रतिबाधा के कारण, प्रेरक के कारण यानी प्रेरक के सिरों पर जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे हम प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। अब देखिए कि इसका जो है वास्तविक शक्ति ज्ञात करने का वो फार्मूला आप काम में लेते हैं, P बराबर VI cos phi, और प्रतिघाती शक्ति का हम ज्ञात करने का सूत्र जो काम में लेते हैं वो लेते हैं BI sin phi, यानी उसमें आपका पावर फैक्टर प्रभावी है, यहां पर आपका रिएक्टिव फैक्टर प्रभावी है।
अब जो शक्ति प्रतिघाती है उसका मात्रक, अगर हम बड़ी इकाई में लें तो किलो वोल्ट एम्पियर, और ये प्रतिलोमी शक्ति है ऋणात्मक जो है, इसमें CMF उत्पन्न होता है, एक विपरीत EMF उत्पन्न होता है, इसलिए ये माइनस यानी बार का चिन्ह लगाते हैं तो रिएक्टिव, तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के नाम से इस पावर को व्यक्त किया जाता है। मात्रक इसका बन गया। अब बात तीसरी, दोनों की अनुमानित शक्ति। अब दो शक्तियां हैं और उन दोनों की अनुमानित शक्ति को हम जो वोल्ट मीटर और एमीटर के गुणनफल से प्राप्त पाठ्यांकों के आधार पर ज्ञात करते हैं, वो एम्पियर पावर कहलाती है। उसका मात्रक किलो वोल्ट एम्पियर होता है। तो त्रिभुज में अब बाधाओं का रूप यहाँ आधार के रूप में वास्तविक शक्ति आ गई, और यहाँ जो है लंब के रूप में प्रतिघाती शक्ति आ गई, और कर्ण के रूप में आभासी शक्ति आ गई। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय का अगर प्रयोग करें तो आभासी शक्ति का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर PA का स्क्वायर बराबर P2 या रियल R भी दे सकता है, क्योंकि रियल पावर का स्क्वायर प्लस यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसमें कौन सी शक्ति आ रही है आपकी प्रतिघाती शक्ति, और प्रतिघाती शक्ति को Q से व्यक्त किया जाता है, तो PQ स्क्वायर। ये एक इन तीनों शक्तियों में संबंध आ गया, जिसे मात्रकों के रूप में KBA स्क्वायर बराबर KW स्क्वायर प्लस KBAR स्क्वायर के रूप में आप देखोगे। तो अब प्रश्न आया कि किसी परिपथ का AC परिपथ का पावर फैक्टर इकाई हो, क्या हो, पावर फैक्टर इकाई हो, तो उस सर्किट में RF का मूल्य यानी रिएक्टिव फैक्टर, जो प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है, और PF हमारा वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है, उसका मूल्य क्या होगा, तो उसका मूल्य शून्य होगा। यह भी सोचना कि कैसे शून्य होगा। अब देखिए RL परिपथ देखा आपने, देखा श्रेणी परिपथ। अब RL परिपथ में पावर फैक्टर, तो उस त्रिभुज को अभी आपको वीडियो में दोबारा देख लें, या आप जो है गौर से देखेंगे तो उसमें आपके आभासी शक्ति का स्क्वायर वास्तविक शक्ति के स्क्वायर और प्रतिघाती शक्ति के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब cos फाई और cos फाई को हमने परिभाषित किया वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात।
आप क्या कह रहे हैं? पावर फैक्टर। तो अभी जो त्रिभुज आपने देखा था उस त्रिभुज में वास्तविक शक्ति और आर एक ही अक्ष पर व्यक्त किए और इंडक्टर यानी प्रेरकत्व प्रतिबाधा और प्रतिघाती शक्ति को हमने एक अक्ष पर व्यक्त किया और आपने इम्पीडेंस और उस पर पथ की वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति को के वी ए से व्यक्त किया। तो यहां देखिए कि अब श्रेणी परपथ का आर एल श्रेणी परपथ में पावर फैक्टर ज्ञात करने का फार्मूला, यहां वास्तविक शक्ति की जगह आपको मिल रहा है रेजिस्टेंस और प्रतिघाती शक्ति आभासी शक्ति, उसके रूप में आपको क्या मिल रहा है? जेड। तो कॉस फाई की गणना करने का एक फार्मूला आ गया, वो है कॉस फाई बराबर आर बटे जेड। तो से आर एल श्रेणी परपथों में जो है पावर फैक्टर की गणना करने का फार्मूला बताएं तो आर बटे जेड। आर एल सी में पूछे तो आर बटे जेड, लेकिन श्रेणी में अगर आपसे आर एल समांतर परपथ की बात करें तो देखिए इसमें श्रेणी परपथ में धारा स्थिर थी, समान थी, लेकिन इसमें आपके समांतर परपथों में धारा का विभाजन हो जाता है। तो श्रेणी में एक त्रिकोण खींचा जाता है, त्रिभुज, जिसे बोल्टता त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? बोल्टता त्रिभुज। तो यहां बी आर यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर बोल्टता और बी एक्स एल या बी एल भी लिख सकते हैं। इंडक्टर के सिरों पर वोल्टता BL और परिणामी वोल्टता BZ है। उस त्रिकोण को हम कौन सा त्रिकोण कह रहे हैं? वोल्टता त्रिकोण। वोल्टेज ट्रायंगल। अब जो है इसमें धाराओं का विभाजन हुआ, तो धारा प्रतिरोध में तो वोल्टता और धारा एक ही कला में चलेंगे। अब जैसे ही करंट आपकी किस में प्रवेश करेगी? प्रेरक में, इंडक्टर में, तो उसमें जाने वाली करंट आपकी IL वो 90 डिग्री पर पश्चिमगामी हो जाएगी और परिणामी धारा टोटल करंट, सर्किट करंट IT। तो अब यहां देखें
कि जब प्रतिरोध कम हुआ तो उस परिपथ में समांतर में धारा वही। तो प्रतिरोध का विलोम, प्रतिरोध का विलोम आप चालकता कहते हैं, जिसका मात्रक मोह या साइमन होता है। और प्रेरक में यानी प्रेरकीय प्रतिबाधा का विलोम अग्राहिका कहलाता है। तो ये तो कहलाया कंडक्टेंस और ये कहलाया आपका एडमिटेंस, सॉरी सबटेक्टेंस, सबटेक्टेंस, जिसे हम B से व्यक्त करते हैं और ये प्रेरकत्व प्रतिबाधा का विलोम होती है। अब जो आपकी संपूर्ण प्रतिबाधा है, जिसे हमने इम्पीडेंस कहा है, Z से व्यक्त किया है, उसका विलोम प्रवेश्यता कहलाता है। प्रवेश्यता यानी कि एडमिटेंस कहलाता है, जिसे 22 से व्यक्त करते हैं। और चूंकि तीनों ही जो आपके चालकता है, अग्राहिका है, प्रवेश्यता है, वो धारा चालन कर रहे हैं, इसलिए इनका मात्रक भी साइमन या तीनों का एक ही होगा, साइमन या मोह। इसी प्रकार प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रेरकत्व प्रतिबाधा, और आप कैपेसिटर आरसी परपथ में देखोगे धारतीय प्रतिबाधा XC, उनका मात्रक यूनिट यानी निम्मी में कहते हैं हम एकक, वो तीनों का ओम ही होगा। तो ये 3 पद थे, लेकिन अब मैं यहां केवल आपको इन 2 सर्किटों को ही बताया है मैंने, और वो बताए हैं RL श्रेणी और RC श्रेणी सर्किट। अब इसमें पावर फैक्टर cos phi ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा। अब आधार क्या बन रहा है आपका G यानी चालकता, और आभासी शक्ति यानी कर्ण क्या बन रहा है, जिसमें जो चालकता आई वो प्रवेश्यता के नाम से जानी गई, जो धारा में प्रवाह में आसान हो जा कर देती है धारा प्रवाह को, तो उसको हम प्रवेश्यता कह रहे हैं। तो आधार बटे कर्ण यानी कि कोस का मतलब होता भी आधार बटे कर्ण है। आप टिग्नोमेट्री की वीडियो देखना, मैंने ये बताया था कि कोस का मतलब आधार बटे कर्ण है। और भी ज्यादा आप डीपली समझना चाहते हैं तो मैं इनको सिद्ध करके बता दूंगा। अब देखिए, ये इसका मतलब ये प्रवेश्यता, चालकता और प्रवेश्यता का अनुपात ही
आपका शक्ति गुणक कहलाता है। लेकिन प्रतिरोध और प्रतिबाधा अगर दे दी गई तो पावर फैक्टर कैसे ज्ञात करोगे? तो उसके लिए हमको G का मतलब 1/R और Y का मतलब 1/Z, ये 1/R और ये Z/1, यानी कि आपका क्या आ गया? Z/R। तो अब समांतर परपथों में पावर फैक्टर ज्ञात करने का फार्मूला बदल गया। AC परिपथों में श्रेणी परिपथों में cos फाई बराबर R/Z होगा, चाहे वो कोई से भी सर्किट हो। और समांतर परिपथों में जिसमें एक ही दो सर्किट घट रहे हैं आपके, एक RC, जब तक C के बारे में आप पूरा नहीं जानोगे संधारित्र के बारे में, तब तक RC और RLC श्रेणी और समांतर परपथों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कल हम जो शुरू करेंगे वो AC थ्योरी का अंतिम चरण होगा, जिसमें एक नया चैप्टर जिसे आप बुकों में अलग ही पढ़ते संधारित्र, वो आपका चालू होगा। तो उससे पहले मैं RLC जो है श्रेणी परपथ और समांतर परपथ, श्रेणी परिपथ और समांतर परपथ का यहां थोड़ा सा आपको फार्मूले बता देता हूं कि त्रिभुज है, उसके आधार पर आपने ये निकाले। तो अब आप देखें कि जब RLC श्रेणी परपथ आएगा, यानी उसमें R प्रतिरोध भी होगा और प्रेरक भी होगा और संधारित्र भी होगा। लेकिन अभी हम कौन सा है? ये श्रेणी परपथ। इसका प्रतिबाधा ज्ञात करने का जो संबंध का सूत्र आप पढ़ेंगे, अब कैसे आया ये मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बताना, जिससे मैं क्लियर करके अगली कोई वीडियो बनाऊं जिन पर ये डिटेल में आपको समझाना। बाकी CBT पर आधारित जो भी ITI होल्डर हैं उनको तो मुझे क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा वो किसी भी कंपटीशन को देने के योग्य नहीं होंगे। तो आप देखते हैं R² + XL-XC का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, इस पर विचार करना। तो ये श्रेणी के लिए हो गया, RLC श्रेणी पर। पावर फैक्टर ज्ञात करने का वही सूत्र रहेगा, cos फाई बराबर R/Z। लेकिन समांतर में जब परिपथ में आप जाएंगे तो फिर प्रतिबाधा ज्ञात करने का फार्मूला आपका बदल जाएगा, क्योंकि अभी हमने जो चालकता और अग्राहिका और प्रवेशिता, तो इस आधार पर हम एक संबंध निकाल सकते हैं, y² बराबर, यानी कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी G का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सॉरी y नहीं b का स्क्वायर।
प्रवेशिता का वर्ग चालकता के वर्ग और अग्राहिका के वर्ग के योग के बराबर होता है। जब इसमें आप z का मान रखोगे तो 1/z² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/r² और ये हो जाएगा आपका 1/xl²। तो ये बन गया अब आर एल समांतर परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात करने का फार्मूला। अब पावर फैक्टर ज्ञात करने का फार्मूला जो है वो आप वही लेंगे जो अभी मैंने बताया आपको, Z/R समांतर परिपथ में। अब एक सर्किट रहा आपका RC समांतर, तो उसमें केवल आपका चेंज होगा 1/z² बराबर 1/r² प्लस 1/xc²। ये आपका प्रतिबाधा ज्ञात करने का फार्मूला आ गया। कौन से परपथ का? RC समांतर परपथ का। अब RLC समांतर परपथ, RLC समांतर परपथ, RLC समांतर परिपथ। तो इनमें 1/z² बराबर 1/r² प्लस 1/xl-xc का होल स्क्वायर होगा। अब यहां इन श्रेणी और समांतर परिपथों में एक घटना घटती है जिसे आप अनुनाद रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो RLC श्रेणी और समांतर, RLC समांतर, दो सर्किट हैं जिनमें यदि XL प्रेरकत्व प्रतिबाधा इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बराबर हो जाते हैं, चाहे वो श्रेणी में हो RLC चाहे समांतर में हो, तो उस AC परिपथ में अनुनाद की अवस्था होती है, यानी अनुनाद यानी परिपथ कंपन करने लग जाता है। तो यहां 2πfl बराबर हम 1/2πfc, ये XL बराबर और ये XC बराबर, जो कल कैपेसिटर में बिल्कुल खोल करके अब देखेंगे। अब देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहा हूं मैं कि 4π² f² L C = 1 या f² बराबर 1/4π² LC। अब इसका रूट लें, वर्गमूल लें, तो f बराबर
आ जाएगा आपका 1 का 1 ही रहेगा और 4 का 2, पाई स्क्वायर का पाई और LC का √LC। तो ये अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसे FR से व्यक्त करते हैं। ये आपके रेजोनेंस की अवस्था ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम अनुनादी आवृत्ति जो है किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज तक की आवृत्तियां उत्पन्न कर सकते हैं, जो दोलित्रों में, ऑसिलेटरों में और एम्पलीफायरों में हम प्राप्त करेंगे। तो ये अवस्था ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में भी घटित होती है। वो कब घटित होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये जो है आपके इस परपथ की विशेषता देख लें हम श्रेणी की, कि जब XL और XC बराबर होता है तो उस स्थिति में पावर फैक्टर आपका, चूंकि इसमें संपूर्ण प्रतिबाधा का मान चालक तार के प्रतिरोध के बराबर रह जाता है और Z बराबर R, तो R से R यानी कि इस सर्किट का पावर फैक्टर एक यानी यूनिटी हो जाता है, इकाई हो जाता है। तो पहली विशेषता आई कि प्रतिबाधा का मान चालक तार के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है और परपथ का शक्ति गुणक इकाई हो जाता है और यह परपथ कंपन करने लगता है और मनचाही आवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। तो अब देखिए RLC समांतर में प्रतिबाधा का मान जो है आपका कम हो जाता है, चालक तार के प्रतिरोध से प्रतिबाधा का मान कम हो जाता है। लेकिन परपथ का शक्ति गुणक तो इसमें भी इकाई होता है, यूनिटी होता है और इस परपथ का प्रयोग भी हम जो है दोलित्र ऑसिलेटरों में करते हैं। इस प्रकार आज आपने AC परिपथों में श्रेणी और समांतर प्रतिरोध, प्रतिरोधी परपथ, प्रेरकीय परपथ और प्रतिरोध और प्रेरकीय परपथ, प्रतिरोध, प्रेरक और धारिता युक्त परपथ, श्रेणी और समांतर देखे। तो अब इस वीडियो का मैं यहीं पर समापन कर रहा हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करें। लेकिन चूंकि मैं निम्मी प्लस सिम्मी दोनों का ही पैटर्नों का प्रयोग कर रहा हूं तो कुछ वर्ड आपको ऐसे भी लग सकते हैं जो डिफिकल्ट हो, तो उनके बारे में भी आपको अगर कोई पूछना है प्रश्न तो आप कमेंट के जरिए या मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कैपेसिटर के साथ मिलेंगे और CVT
के जो ITI के छात्र हैं जिनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी या WCS बैक चल रही है, तो वो निराश ना हो, लगातार जुड़ें और टेक्निकल से संबंधित जो है स्टूडेंटों को जोड़ें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। 5 तारीख को मैं आपको जिस चीज का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हर किसी को इंतजार रहता है उसकी मैराथन क्लास आपको डालूंगा। साइंस के जो आपको ह्यूमन डिसीज के बारे में प्रदीप चौरसिया जी ने बताया, उससे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। उनकी 2 वीडियो आपके YouTube चैनल पर आ चुकी हैं। जीके की वीडियो पर धर्मेंद्र शर्मा के उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद।